हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमारी क्लास इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू है, जो 30+ एमसीक्यू है, और भाग 4 की क्लास है, जिसमें डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी है। तो आज के क्वेश्चन यानी एमसीक्यू से हम एक क्लास करेंगे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो यूपीएससी, एमपीपीएससी और ऑल वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, आरपीएससी या बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन आज की क्लास का पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी का वर्णन है। तो बताना है कि डीपीएसपी का वर्णन यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस भाग में दिया गया है। तो भाग 4 में। अब लोग पता है भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, दूसरे भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। और भाग 5 में जो है संघ है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। और ऐसे भाग 4 का भी है, इसके बाद वो तो भूल ही गए कि भाग 4 का भी है। भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। क्या है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं। तो आंसर में क्या आएगा, भाग 4 में है राज्य के निर्देशक तत्व। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। याद रखना है 36 से 51 तक क्या दिए गए हैं, डीपीएसपी दिए गए हैं। इसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। बताना है किस देश के संविधान से डीपीएसपी लिए गए हैं, किस देश के संविधान से। तो पता है अपन को अमेरिका से क्या लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो आयरलैंड से लिए गए हैं डीपीएसपी। और इन सब से पता नहीं है, पर जो मौलिक कर्तव्य हैं अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। याद रखना आ जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। आयरलैंड के 1937 के संविधान से डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। 1937 से किया गया है। कब से किया गया है, 1937 से। आयरलैंड के संविधान से अपन को डीपीएसपी अपन ने शामिल किया है। 1935 में क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, जिससे अपनी जो है जो अपना संविधान बना हुआ है वहीं से प्रेरित है, वहीं से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। आयरलैंड से इसे स्पेन से लिया गया, आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, स्पेन से लिया है। और अपन ने कहाँ से लिया है, अपन ने आयरलैंड से लिया है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में अपन नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या जो उनके सिद्धांत हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या स्थापित करना है। तो अपन देख लेते हैं। अपन नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है, योजनाएं बनाना, योजना को प्रकार करना, योजनाएं बनाना। तो जो योजनाएं हैं वो किस लिए बनती हैं, लोगों के कल्याणकारी काम के लिए। जिसकी कोई मान के लो अपने जैसे कि अपने यहाँ सफाई नहीं हो रही है, उनके लिए कोई योजना बनाना, जैसे लाडली बहना योजना और कितनी सारी लाडली लक्ष्मी योजना। इन सभी योजनाओं किसके अंतर्गत आती हैं, योजनाएं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत योजनाएं आती हैं। और जो जैसे अपने कोई अधिकारों का हनन हो रहा है या अधिकार नहीं मिल रहे हैं अपन को, या अपने अधिकारों पर अपन संरक्षण चाहिए अपन को, तो इसके लिए जो मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में दिए गए हैं वो हैं ज़रूरी। उसके लिए अपन अलग करते हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो होते हैं किस लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, यानी वेलफेयर स्टेट है एक बनाना। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना कर एक कल्याणकारी यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। उनका उद्देश्य ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य बन जाए हमारा।
समाज में जैसे आर्थिक प्रॉब्लम या सामाजिक प्रॉब्लम हो, प्रजातंत्र की स्थापना कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये डीपीएसपी का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किस अनुच्छेद के अनुसार, किस आर्टिकल के अनुसार नीति निर्देशक तत्व अदालत यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं? नॉन जस्टिसेबल। तो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 37 पढ़ना, उसमें देखना कि इस आर्टिकल के तहत राज्य के नीति तत्व है उसको अदालत में लागू नहीं किया गया है। उसमें बताया गया है कि अदालत में इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, ये समाज द्वारा या फिर अब देखो व्याख्या देख लेते हैं तो अपन सही क्लियर पता चल जाएगा। आर्टिकल 37 में स्पष्ट है कि डीपीएसपी गैर न्याय संगत है, मतलब इसमें जो है न्यायालय द्वारा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। न्यायालय द्वारा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है मतलब यानी इनके उल्लंघन पर अदालत नहीं जाया जा सकता है, अदालत में कोई अनिवार्य रूप से लागू नहीं कराया जाता है। मतलब अगर अपन को इसमें कोई अपना दोहन कर रहा है, अपन कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो अपन जाके न्यायालय में शिकायत नहीं कर सकते हैं। अगर न्यायालय में शिकायत कैसे करेंगे? अगर न्यायालय में शिकायत करेंगे, सिर्फ न्यायालय में उसी चीज़ों की शिकायत होती है जो संविधान में नियुक्त हैं, जो इसमें जो है संविधान में इसका कोई लेना देना नहीं है, संविधान ने नहीं, बल्कि संविधान में मौलिक अधिकारों का यूज है। अगर उसका उल्लंघन हो रहा है अगर, तो अपन जाके न्यायालय में जाके इसका संरक्षण अपन मांग सकते हैं। पर जो अपनी योजनाएं हैं वो तो योजनाएं जो है समय के साथ आती हैं, समाज में जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ में योजनाएं बन जाती हैं। वो अपने लाभ के लिए भी हो सकती हैं, सरकार या फिर नेता अपने लाभ के लिए भी योजनाएं बनाते हैं। पर जो मौलिक अधिकार है वो तो नियमित है, वो 6 मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं अपन को, वो पक्के तौर पर उन्हीं का यूज जो है संरक्षण उन्हें अपन को मिल सकता है, अपन को न्यायालय में, और सबका संरक्षण नहीं है। वही न्याय संगत है, ये न्याय संगत नहीं है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए हमें क्या कमी है तो हम वही दूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 36 के अनुसार राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के समान है? राज्य की परिभाषा है वो किस आर्टिकल के समान है? तो आर्टिकल 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। किस आर्टिकल? आर्टिकल 12 के अनुसार। देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 36 में स्पष्ट किया गया है कि भाग 4 में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 में है। तो बताया गया है जो भाग 4 में राज्य का जो अर्थ है वही जो, जैसा कि भाग 3 में अपन ने मौलिक अधिकार की आर्टिकल 12 में पढ़ा था, अपन ने राज्य की परिभाषा दी गई थी, बिल्कुल भाग 4 में उसी अर्थ के अनुसार चलिए जो आर्टिकल 12 में दिया गया है। तो आर्टिकल 12 के अनुसार ही भाग 4 लिया गया है, राज्य का वही अर्थ उसमें समझाया गया जो आर्टिकल 12 में समझाया गया था। तो जो पहले से नियमित है वही भाग 4 में उसने राज्य की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान किस आर्टिकल में निहित है? तो आर्टिकल 39D यानी 39D में बताया गया है। 39D में बताया गया है कि इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क फॉर इक्वल वर्क। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 39D में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, इसका मतलब ये होता है समान कार्य के लिए समान वेतन। जिस तरह कार्य करोगे उतनी उसकी वेतन मिलेगी। ऐसा नहीं है काम बहुत सारा कर लिया वेतन बहुत कम मिल रही है, जैसे पहले ये होता था कि बहुत सारा काम करवा देते बंधुआ मजदूरों को खाने के लिए भर्ती दिया उन्हें, तो ऐसा नहीं है। अब समान जितना कार्य करोगे उतना ही आपको वेतन आपको मिलेगी। तो बस इसीलिए जो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये नहीं है कि भेदभाव हो कि लड़कों के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग और मेल के लिए अलग। फीमेल कम काम कर पाती हैं इसलिए उन्हें कम वेतन मिली जाती है, और फिर मेल ज़्यादा काम करते हैं तो उन्हें ज़्यादा वेतन। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिए, जितना कार्य करोगे उतना ही आपको वेतन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अपन। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? समान न्याय यानी इक्वल जस्टिस एंड निःशुल्क कानूनी सहायता यानी फ्री अपन को जो कानूनी सहायता मिलेगी उसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 39A में दिया गया है। आर्टिकल जो है 39A। 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन कब आया? 1976 में। और 44वां कब आया था? 1978 में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी ना पता हो तो एक बार समझ लीजिए। 76 द्वारा आर्टिकल 39A जोड़कर गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की गई है। किन के लिए? गरीबों के लिए।
मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की गई है। जो 42वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा बताया गया है। तो जो 39A इसे जोड़ा गया है, जो अलग से जोड़ा गया है, जो A B जो C या फिर का खा गा जो जोड़े जाते हैं, जो अलग से जोड़े जाते हैं, इन्हें जो है बाद में जोड़ा जाता है। तो गरीबों के लिए मुफ्त कानून सहायता दी गई है इनके लिए। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों की संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो ग्राम पंचायतों से संबंधित आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 40 किस लिए है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 40 राज्य और ग्राम पंचायतों की गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में शक्ति देने का निर्देश देता है, यानी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है ये आर्टिकल 40। राज्य को ग्राम पंचायतों की गठन, ग्राम पंचायतों का गठन कैसे है वो, और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में शक्ति देना, जो शासन द्वारा प्राप्त शक्तियाँ हैं उनको उस नियमित तौर पर देना, उनका निर्देश देता है कौन? आर्टिकल 40। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आ जाता है पेपर में। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है ये। एक दिन एक काम करेंगे, आर्टिकल लाएंगे, सारे आर्टिकल्स जो है डिवाइडेशन करके लाएंगे जिससे आपको वो याद हो जाए आर्टिकल के मुख्य कीवर्ड्स के साथ, जिससे आपको याद करने में दिक्कत ना हो। बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो इतने सारे आर्टिकल जो है धीरे धीरे करके कीवर्ड के साथ लाएंगे जिससे आप लोगों को याद हो जाए, और कोई कमी हो तो उसमें तो बताइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं अपन। काम, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? काम, शिक्षा और कुछ मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 41 में दिया गया है। काम, शिक्षा से जुड़े और कुछ मामले लोक सहायता के लिए जनता की सहायता पाने का अधिकार कैसे मिलेगा जनता को सहायता? तो आर्टिकल 41 में दिया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 41 में काम पाने, शिक्षा पाने तथा बुढ़ापे, बीमारी या अशक्तता की दशा में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। कौन करता है? 41 आर्टिकल करता है ये पूरे काम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? काम की न्यायसंगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी रिलीफ का बंद किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 42 में दिया गया है ये। व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 42 काम की मानवीय दशाएं सुनिश्चित करने और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी बेनिफिट्स का निर्देश देता है। जो काम की मानवीय दशाएं हैं उनको सुनिश्चित करता है, और महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता यानी मैटरनिटी, जब माँ बनती है, गर्भ धारण करती है, तो उनके लिए जो आशा वगैरह का काम होता है, गांव में होता है, तो उनका काम भी करती हैं। तो जो है महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो है हॉस्पिटल तक ले जाने का कार्य, इन सब का काम करती है। तो आर्टिकल 42 में बताया गया, इसके बारे में बंद दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज इन कुटीर उद्योग के बढ़ावा देने की बात किस आर्टिकल में दी गई है? कुटीर उद्योग को, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए छोटे छोटे उद्योगों को किस में कहा गया? तो आर्टिकल 43 में बताया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए उचित जीवन स्तर, निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन का निर्देश देता है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? श्रमिकों के लिए उचित जीवन, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए जीवन स्तर, उनका सही जीवन स्तर, और निर्वाह मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों में संवर्धन का निर्देश देता है, उनके लिए सहायता प्रदान करता है। अगला वो देख लेते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों यानी वर्कर्स का भाग लेना किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना किस आर्टिकल में जोड़ा गया? मतलब जो उद्योग चल रहे हैं उसमें जो प्रबंध में जो कर्मकार और वर्कर्स जोड़े जाते हैं, उनमें भाग किस आर्टिकल में दिलाया गया है? तो 43A में दिलाया गया है, आर्टिकल 43A। व्याख्या देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 43A जोड़कर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्या दी गई है? प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संवर्धन हेतु कौन सा अनुच्छेद यानी 97वें संविधान संशोधन 2011 मतलब 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था, द्वारा जोड़ा गया है? तो इस संशोधन द्वारा
कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 43B जोड़ा गया है सहकारी समितियों के लिए। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा अनुच्छेद 45B जोड़ा गया, जो स्वैच्छिक गठन एवं सहकारी समितियों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देता है। स्वैच्छिक संगठन अपनी स्वेच्छा से गठन करना और सहकारी समितियों का पेशेवर प्रतिबंध, जो प्रोफेशनल प्रबंधन है उसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 14 है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का प्रावधान किस आर्टिकल में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इसमें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 44 में दिया गया है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 44 में। व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 44 राज्य को संपूर्ण भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करता है। समान नागरिक संहिता, सभी के लिए समान नागरिकता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 45 में दिया गया है, 6 वर्ष से कम आयु के लिए। 86वें संविधान संशोधन 2002 में आया था के बाद आर्टिकल 45 के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। 2002 में शामिल कर दिया गया था। स्कूल चले हम करा रहा था, एक पेंसिल आती थी, उस पर बच्चे बैठे रहते थे, ध्यान हो आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर का, अनुसूचित जातियों यानी SC, अनुसूचित जनजातियों यानी ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस आर्टिकल में है? जो SC और ST है उनके और अन्य जो पिछड़ा वर्ग की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस आर्टिकल में दी गई? तो 46 आर्टिकल नंबर 46 में दी गई है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 46 में SC ST तथा समाज की कमजोर वर्ग के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने तथा सामाजिक अन्याय से रक्षा करने का निर्देश देता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा मादक पेयों एवं नशीले पदार्थों के प्रतिषेध से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो मादक पेय वगैरह है उससे संबंधित आर्टिकल 47। व्याख्या दी गई है। आर्टिकल 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार, पोषाहार स्तर बढ़ाने तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है। आर्टिकल 47 देता है इन सब चीज़ों का पर निर्देश लगाने का अधिकार। मादक पेय पदार्थों पर आ जाता है क्वेश्चन इसका भी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कृषि और पशुपालन का संगठन तथा दुधारू पशुओं यानी गाय और बछड़ा के वध पर रोक के लिए, जो गाय पशुपालन व कृषि पर जो है वध के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48 दिया गया है। व्याख्या क्या है? अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों के संगठित करने तथा दुधारू मवेशियों के वध का प्रतिषेध करता है, उस पर रोक लगाता है। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा आर्टिकल 48A यानी 48A आर्टिकल 48A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? आर्टिकल 48A है वो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ज़्यादातर संशोधन हुए हैं तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही हुए हैं। 1976 में हुआ है ये संशोधन। और व्याख्या देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 48A जोड़ा गया, जो देश के पर्यावरण, वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण की हिदायत है। वनों से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो आर्टिकल 48A में होंगे और जी जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण किस आर्टिकल के तहत आता है? तो 49 के आर्टिकल नंबर 49 के अंतर्गत आता है। व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 49 संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक, कलात्मक स्मारकों व स्थानों को विनाश या विकृति से बचाने का निर्देश देता है। तो जो भी संरक्षण दिया जाएगा ऐतिहासिक 49 में दिया जाएगा, आर्टिकल 49 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कार्यपालिका से न्यायपालिका जाने क्या हो गया ये कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 15 में वर्णित है। देख लेते हैं अपन। आर्टिकल 15 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र, न्यायपालिका किससे स्वतंत्र? कार्यपालिका से
से स्वतंत्र एवं पृथक रखने का निर्देश देती है। न्यायपालिका और कार्यपालिका को दो पृथक हो गई। 50वें अनुच्छेद में दिया गया है। राज्य की लोक सेवाओं में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना किस आर्टिकल में है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, जो इंटरनेशनल साइलेंट यानी शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी जो नियम बनते हैं उनके प्रति आदर बढ़ाना किस आर्टिकल में है? सबसे पहले जरूरी होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर अपने आप ही सामने आ जाता है, पर ये थोड़ी आर्टिकल है तो नहीं तो याद करना ही पड़ेगा। आर्टिकल देख लेते हैं अपन। तुझे कौन सा आंसर दिया गया है इसमें दिया गया है 51 आर्टिकल दिया गया है और इसका आंसर 51 है। मतलब 51 आर्टिकल में ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। तो व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। भारत की जो विदेश नीति है उसका मुख्य आधार क्या है? आर्टिकल 51, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं मध्यस्थता द्वारा विवादों को निपटारे में बल देता है। जो भी होते हैं उनकी मध्यस्थता करने के लिए क्या आर्टिकल 51 में इसका निर्देश दिए गए हैं। और 23 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक कहा है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? बैंक की सुविधा पर निर्भर है। तो ये किसने कहा है? प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। मतलब बैंक कैसा भुगतान करेगा उसकी सुविधा, बैंक कैसा आपके साथ वो करता है वैसा ही है, पैसों जैसा है हाल इसका। व्याख्या देखते हैं। के.टी. शाह ने डीपीएसपी के अपरिवर्तनीय होने, मतलब कभी भी परिवर्तन हो सकता है इसमें, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई नियम कानून बन गए तो वो मिटेंगे नहीं, या कोई योजना बन गई तो कभी बंद हो सकती है। ज़रूरी नहीं है वो चलती रहे। जब सरकार चाहे या जब प्रशासन चाहे, या आपकी सत्ता पलट हो गई, आपके प्रशासन होगा, दल बदल कानून आ गया, कुछ भी हुआ, आपकी सरकार चलेगी तो वो कानून भी जा सकता है। अपरिवर्तनीय होने पर आलोचना करते हुए यह प्रसिद्ध कहा है। तो आप अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों का यूज कर सकते हैं आलोचना के रूप में। किसने कहा है एक लाइन में आप बता सकते हैं और निष्कर्ष में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की क्या संज्ञा दी थी? तो क्या बताया था? अनोखी विशेषता बताई थी, नोवल फीचर्स बताए थे। एक अनोखी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। व्याख्या देते डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशिष्ट विशेषता कहा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, अरे साइलेंट कर लिया, मैसेज ना आए इसलिए। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान की मूल आत्मा है, कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यह किसने कहा है? तो बताना है ये किसने कहा है। किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। सुना भी होगा आपने कभी कभार। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान की मूल आत्मा है, ये कहा है किसने? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। व्याख्या कहते हैं प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने मूल अधिकारों और डीपीएसपी को संविधान की अंतरात्मा कहा था। याद करने के लिए फैक्ट है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण सामान्यतः किन 3 प्रमुख सिद्धांतों में किया गया है? कौन कौन से भी सिद्धांत हैं जिससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने हैं? किसी भी राज्य के हों नीति निर्देशक तत्व बने हैं तो देख लेते हैं वो 3 कौन कौन से हैं। समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। जी व्याख्या देख लेते हैं। हालांकि संविधान में औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, फिर भी वैचारिक आधार पर डीपीएसपी को समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में बांटा जाता है। शांतिपूर्ण तरीके से भी हैं, उदारवादी भी और समाजवादी भी है। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वीं संविधान संशोधन 1978 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा नया प्रावधान जोड़ा गया है? तो क्या जोड़ा गया है? आर्टिकल 38(2) जोड़ा गया है। 38(2) जोड़ा गया है। आय, स्थिति और अवसरों की समानता को कम करना इसमें दिया गया है। व्याख्या 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुच्छेद 38 में उपधारा 2 में जोड़ी जिसके तहत राज्य आय व सुविधाओं की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? आय और जो भी जो सुविधाएं हैं उनकी असमानता, मतलब अलग लोगों को अलग अलग मिलते हैं, उसकी असुविधा को दूर करने का कार्य करेगा। और 28वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी? देखिए, संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन पर आधारित है। किस पर आधारित है? संतुलन पर आधारित है। तो कौन सा आया था? बहुत फेमस है, मिनर्वा मिल्स 1980 में आया था, मिनर्वा मिल्स मामला। व्याख्या देख लेते हैं।
जिसमें क्या कहा गया था कि संविधान मूल अधिकारों और निजी तत्वों के बीच का संतुलन पर आधारित है, ये बताया गया था उसमें। मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बीच संतुलन संविधान का मूल ढांचा है। दोनों के बीच में क्या है? संतुलन क्या है? मूल ढांचा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या था? भारतीय संविधान के भाग 4 के अतिरिक्त अन्य किन अनुच्छेदों में नीति प्रकृति के निर्देश यानी डायरेक्टिव्स मिलते हैं? भारतीय संविधान के भाग 4 के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा अन्य किस अनुच्छेद में नीति तत्वों की प्रकृति के निर्देश मिलते हैं? कौन कौन से वो आर्टिकल हैं जिसमें इसके जो है अपने इन्हीं का रूप मिलता है अपन को? तो कौन में मिलते हैं? अनुच्छेद 350A में, 351 में और 335 में। याद रखना। व्याख्या देख लेते हैं। भाग 4 के बाहर भी डीपीएसपी प्रकृति के निर्देश हैं। आर्टिकल 335 सेवाओं में SC/ST का दावा, आर्टिकल 350 यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा तथा आर्टिकल 351 हिंदी का विकास इसमें मिलते हैं। जब पढ़ेंगे तो और बताएंगे इसे आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 30 मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पहला देख लेते हैं। मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि निर्देशक तत्व सकारात्मक है। बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से बाध्यकारी है जबकि डीपीएसपी जो है गैर न्याय संगत है। बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा था अपन ने। मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ हैं जबकि डीपीएसपी समाजोन्मुख हैं। बिल्कुल सही है, समाज के लिए कार्य करते हैं। उपयुक्त सभी कथन सही है तो इसके तो उपयुक्त सभी कथन सही है, सभी सही लग रहे हैं वो तो सभी कथन सही है ही। व्याख्या देख रहे हैं। मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। बिल्कुल सही, मौलिक अधिकार जो है राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं। नकारात्मक व्यक्तिगत होते हैं जबकि डीपीएसपी लोक कल्याणकारी हेतु कार्य करने में सकारात्मक सामाजिक निर्देश देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आगे देख लेते हैं। अब नहीं है क्वेश्चन। थैंक यू आज के लिए फॉर वॉचिंग क्लास। आपको कैसी रही क्लास बताइए कमेंट करके ज़रूर। समझ में आई होगी तो कर दीजिए, ना समझ में आई होगी तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए जिससे काफ़ी लोगों को लाभ मिल सके। और जो समझ में ना आए वो पूछिए। PDF चाहिए तो भी कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।